गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से। देखिए बेटा, हमारे पास 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, विच आर मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। अब यहाँ पर 2 टाइप के सॉलिड्स से आप बिल्कुल अच्छे से वाकिफ़ हैं। वन इज़ आयनिक सॉलिड एंड अदर वन इज़ कोवेलेंट सॉलिड। दीज आर टोटली बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैम। जिन सॉलिड्स के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे, अगर उनके बीच में हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अगर वो आयन्स हैं, तो वो हमारे आयनिक सॉलिड्स बोले जाते हैं। राइट हमारे देखिए आयंस क्या होते हैं बेटा, आयंस आर द चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज्ड स्पीसीज का क्या मतलब है, जिनके ऊपर चार्ज हो। देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज ना, वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायंस बोले जाते हैं, एंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनायंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आयनिक सॉलिड्स आपको पता है। इसी तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, बताइए। इट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस टाइप के बॉन्ड में हमारे जो भी एलिमेंट्स बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उस टाइप के बॉन्ड को बेटा हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो सॉलिड्स बनते हैं वही हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं। तो अभी 1 बाय 1 करके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देखिए जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी है सॉलिड की, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स जो हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल्स। अगर हमारा जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में नॉन पोलर नेचर की बॉन्डिंग है, मीन्स वो मोलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं, तो हम उनको नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है। एंड जो ये मोलिक्यूल्स होंगे बेटा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, जो हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, तो वो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में हमारी लंडन फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? लंडन फोर्सेस। ये बहुत ही वीक टाइप की डिस्पर्शन फोर्सेस है जो हमारी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। राइट। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे आर्गन, हाइड्रोजन, जनरली हमारे होमो एटमिक मोलिक्यूल्स, आयोडीन मोलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CCl4। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के। अब यहाँ पर हम 3 मेन प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करने वाले हैं सभी की, विच इज़ फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल नेचर का मतलब है बाहर से फील करने पर वो हमें सॉफ्ट या हार्ड किस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है बेटा, अगर कोई भी सब्सटेंस अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। राइट। एंड अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर क्या नहीं करने देता, करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज कैरी करने के लिए कोई है ही नहीं ना एजेंट, जिसकी वजह से ये जो मोलिकुलर सॉलिड्स हैं हमारे ये इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मीन्स दे डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। फिर क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी वीक बॉन्डिंग है, बहुत ही वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी लो होता है। ठीक है। सेकंड हम लेते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स।
पोलर के केस में हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अब क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पोलर नेचर के हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय पोलर नेचर? दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट है डाइपोल। हमारे पास एक पॉजिटिव पोल भी होगा एंड एक नेगेटिव पोल भी होगा, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा HCl एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी इंसुलेटर होते हैं। उसका क्या रीज़न है? बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है ना। तो टोटल हमारा जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता हमें, जिसकी वजह से ये भी इंसुलेटर्स होते हैं। एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा मोलिकुलर सॉलिड्स का काफ़ी लो होता है, ठीक है। वो लो इसीलिए होता है क्योंकि कोई हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप की बॉन्डिंग इनके बीच में दिखाई नहीं देती। द थर्ड टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म्स a bond with a higher electronegative atom like nitrogen, oxygen और फ्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसको बोलते हैं? जब जो हाइड्रोजन है हमारा वो किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये हार्ड होते हैं, है ना। हमारे पोलर और नॉन पोलर सॉफ्ट होते थे फिजिकली, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो हमारे हार्ड है। लेकिन क्योंकि जो उनकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाती है, इसीलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इनमें भी नहीं होते एंड दे एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी लो होता है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ में आई होप कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड में ऑब्वियसली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे। आयंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन एंड नेगेटिव को बोलते हैं हम एनायन। तो देखिए ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, है ना। जो प्लस चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ आयनिक सॉलिड्स में भी दिखाई देता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके नॉर्मल आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड। NaCl कैसे बना है? Na पॉजिटिव है एंड Cl-1 नेगेटिव है, तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर है ना। फिर देखिए MgO, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बेटा 2+ एंड हमारी ऑक्सीजन की होती है 2-, राइट। तो अगेन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर है। इनका जो फिजिकल नेचर है वो हार्ड होता है बट ये ब्रिटल होते हैं। सी, ब्रिटल जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हिंदी में हम भुरभुरापन बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये काफ़ी आसानी से टूट सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ये बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, ठीक है, ईजी टू ब्रेक होते हैं, इसीलिए हम इनको ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे सॉलिड स्टेट में है तो दे विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, बट व्हेन देयर मोल्टन स्टेट इज प्रेजेंट दे विल एक्ट एज ए कंडक्टर। सी, कंडक्टर क्यों एक्ट करेंगे ये? क्योंकि जब जैसे NaCl साल्ट सॉल्यूशन है, तो जब हम सोल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो जो हमारा सोडियम आयन है, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, ये हमारे सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉल्यूशन में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। फिर वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट दे हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन कंपैरिजन टू मोलिकुलर सॉलिड्स इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो हाई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम मेटेलिक सॉलिड्स। यहाँ पर भी हमें नेम से ही पता चल रहा है जो मेटल्स अपनी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बेटा, देखो मेटल्स के ऊपर जनरली हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट।
पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे होते हैं पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयंस तो हमें पता चल गया, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है ना। अब ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सी डीलोकलाइज का मतलब होता है जिन इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो फिक्स ना हो एंड वो इधर से उधर इजीली रोम कर सकते हो। तो जैसे अगर सोडियम ने आयंस को रिलीज किया, सोडियम आयन की फॉर्मेशन हुई है तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है। तो अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल अवेलेबल नहीं है, अगर कोई नॉन मेटल अवेलेबल नहीं है उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए, तो वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब है उनकी अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है एंड वो फ्रीली रोम करते हैं अराउंड द पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इसी टाइप की बॉन्डिंग को बेटा हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमारे मेटल वाले ही होंगे, ठीक है ना। जितने भी मेटल्स आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आयरन, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया है। अब देखते हैं इसका फिजिकल नेचर। ये भी हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो नई कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई दे रही हैं। एक है मेलिएबिलिटी एंड एक है डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टीज़ आपने जूनियर क्लासेस में ज़रूर सुनी होगी, मेलिएबल और डक्टाइल। ये हम देखो नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस लिखते थे तो तब करते थे ना, मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। कितनों के दिमाग में इसकी डेफिनेशन है, याद है आपको? देखिए, मेलिएबिलिटी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एंड जो डक्टिलिटी होती है वो हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी में हम शीट बनाते हैं एंड डक्टाइल में हम वायर्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनके हम वायर्स भी बना सकते हैं एंड हम शीट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स आपको पता ही है, जैसे एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम की शीट्स आती हैं, फिर हमारे पास कॉपर की वायर्स आती है ना। तो ये वही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में। अब ये सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर क्यों होते हैं? देखो, मोल्टन स्टेट का तो आपको पता है फ्री आयंस है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में भी इसीलिए हमारे मेटेलिक सॉलिड्स कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे डीलोकलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड, मतलब उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से वो चार्ज को कैरी कर सकते हैं। क्लियर? एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा काफ़ी हाई होता है, ठीक है। लास्ट हमारा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स एंड बॉन्डिंग इनके बीच में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो अभी बताया था, जिनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्स है ना। देखिए, इनमें से जनरली हमारे कोवेलेंट जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है। एंड दे आर इंसुलेटर्स वाइल ग्रेफाइट इज द कंडक्टर। देखो, ग्रेफाइट और डायमंड ये हमारे दोनों के दोनों एलोट्रोप हैं कार्बन के, पता है ना आपको ये बात। लेकिन जो डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है एंड ग्रेफाइट इज द कंडक्टर। एंड ये प्रॉपर्टी इनके बीच में किस लिए आती है? ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। जो हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बीच में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। एंड वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसकी वजह से वो चार्ज को कैरी कर सकता है एंड ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर।
बट डायमंड में इस टाइप का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है हमारे पास, इसीलिए डायमंड जो है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है। एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारा हाई होता है। ठीक है बेटा, तो दीज वर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस और 3D लैटिस। अब देखिए, अब हम बिल्कुल मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे सॉलिड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, कैसे उनकी शेप होती है एंड कैसे वो एक पर्टिकुलर शेप को ले पाते हैं। फिक्स शेप होती है ना इनकी, तो वो कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो देखिए, जो हमारी 3D अरेंजमेंट होती है, 3 डायमेंशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। क्लियर है? उसके बाद देखिए लैटिस पॉइंट, जो हमने अरेंजमेंट कर दी है उस क्रिस्टल लैटिस के ऊपर कोई भी पोजीशन जो है उसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। ठीक है, देखो चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, ये मैं अभी एक क्यूब बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बना दिया है। मान लो किसी सॉलिड की शेप है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके ऊपर बेटा कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, मैं कहीं भी अगर पॉइंट लगाता हूँ इस हमारे लैटिस के ऊपर, देखो 3D है, ये क्यूब हमारा 3D होता है ना, तो कहीं भी अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये हमारा एक लैटिस पॉइंट होता है। क्या होता है? लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेल। देखो, हमने जूनियर क्लासेस में एक सेल चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजी में, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। वहाँ पर हम क्या पढ़ते थे कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। यही पढ़ते थे ना कि जो सेल है वो पूरी बॉडी को बनाता है, बार बार अपने आप को रिपीट करके। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब जो सेल है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। हम ऐसा ही कुछ पढ़ते थे। तो उसी तरीके से बेटा, जो हमारे सॉलिड को बनाने के लिए जो यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करती है, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट्स टू जनरेट द एंटायर लैटिस। ठीक है, पूरे लैटिस को बनाने में जो एक सिंगल यूनिट बार बार रिपीट हो रही है वो हमारा यूनिट सेल होता है। क्या होता है बेटा? यूनिट सेल होता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक काफ़ी बड़ा सा क्यूब है जिसके अंदर छोटे छोटे और भी क्यूब्स भरे हुए हैं, तो बेटा जो वो छोटे क्यूब्स हैं हमारे, वो उस पूरे बड़े क्यूब का क्या है? यूनिट सेल। ठीक है, क्योंकि वही छोटे छोटे क्यूब्स बार बार रिपीट होकर क्या बना रहे हैं? हमारा पूरा लैटिस बना रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यूनिट सेल जो है, अब उसका हमें 3D स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलो हम इस क्यूब का ही एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने बना रखा है। एक बार मैं रब करके दोबारा बताता हूँ आपको। देखो, मैंने आपका इस तरीके से एक क्यूब बनाया है। ठीक है, अब इस क्यूब जो है इसकी 3 डायमेंशंस होंगी। जैसे ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, मैं पेन चेंज करके बताता हूँ आपको, है ना। देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है एंड ये हाइट है, यही है ना। तो बिल्कुल यही वाला डायग्राम यहाँ पर भी बना रखा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको।
देखिए अच्छे से, बिल्कुल यही वाला डायग्राम आपका यहाँ पर भी बना रखा है। एक क्यूब बना रखा है जिसमें वो आपके तीनों डायमेंशंस में दिखा रहा है। एक्स एक्सिस है, 3D में हमारे 3 एक्सिस हो जाते हैं ना, एक्स और वाई तो नॉर्मल है ही 2D में, साथ में हमारा जेड एक्सिस भी आ जाता। तो देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। जो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ है उसको ए लिखा है हमने, ये स्मॉल ए दिख रहा है। जो वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ है वो बी है एंड जो जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ है वो हमारी सी है बेटा। तो इसी तरीके से अब क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। ये वाली लेंथ ए है, ये बी है एंड ये सी है, यही है ना। तो क्या होगा, जो ए और बी के बीच में एंगल है बेटा, जो आपका ए और बी के बीच में एंगल है, इसको हमने माना है गामा। क्या माना है? गामा, ठीक है। जो हमारा बी और सी के बीच में एंगल है उसको हमने माना है अल्फा। ए और बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फा, ठीक है, एंड ए और सी के बीच में बीटा। इसको कैसे याद करोगे? देखो हमारे पास 3 चीजें हैं, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अगर हमें ए और बी के बीच में, आप इनको ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ए बी सी है एंड अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। अब देखिए, जब आपको ए और बी के बीच का एंगल देखना है, जब आपको ए और बी के बीच का एंगल देखना है तो अल्फा बीटा को छोड़ दो, जो तीसरा है उसको ले लो। ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा बेटा, है ना। फिर मान लो अगर आपको बी और सी के बीच का देखना है तो बी और सी के बीच में क्या है? बीटा और गामा को छोड़ दो, क्या बच गया? अल्फा। तो बी और सी के बीच में अल्फा का एंगल हो जाएगा बेटा, है ना। एंड जब आपको ए और सी के बीच में देखना तो अल्फा और गामा को छोड़ दो, तो ए और सी में कौन सा हो जाएगा आपका? हमारा ए और सी में आपका हो जाएगा बीटा, ठीक है ना, अल्फा नहीं बीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका यूनिट सेल होता है, ठीक है। हम आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर को देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल करेंगे, जो आपको दिख भी रहे हैं ये नीचे, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। आपको एक जो ये सॉलिड स्टेट है बेटा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा 3 डायमेंशन में इमेजिन करना पड़ेगा। आपको शेप्स ऐसे बनाकर दिखा दी जाएंगी, लेकिन आपके माइंड में एक पिक्चर जरूर होनी चाहिए कि जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, कौन सी लेंथ की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपको पहले बताया गया है कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।